दोस्तों नमस्कार। जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स खंगाली जा रही है। उन रिपोर्ट्स में जो भी नोटिस दिए गए, उन नोटिस का जवाब क्या था, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। और शायद इसीलिए विमान क्रैश के बाद एक दो नहीं, लगभग 10 से ज्यादा मुद्दे ऐसे बड़े हो चले हैं कि हर दिशा में जांच अब तो होगी। लेकिन जांच से पहले जो रिपोर्ट एक के बाद एक सामने आ रही है, वो चौंका रही है। चौंका इसलिए रही है कि जिन सवालों को डीजीसीए लगातार उठा रहा था, जिन सवालों का जवाब एयर इंडिया दे रहा था, जिस तरीके से इंजन्स के मेंटेनेंस का सवाल था, जिस तर्ज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर रही थी, जिस तरीके से जो सवाल टेक्निकल स्नैक के थे, उन तमाम सवालों के जवाब क्या वाकई इस जांच में निकल जाएंगे? निकलने तो पड़ेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत में किसी दुर्घटना की जांच कई स्तर पर करने का ऐलान हो चुका है। ब्रिटिश सरकार की टीम आज रात तक पहुंच जाएगी। ब्रिटिश अधिकारी आज सुबह ही अहमदाबाद पहुंच गए। और दूसरी तरफ पुर्तगाल और कनाडा से लेकर बोइंग कंपनी से जुड़े, जो एक लिहाज से सरकार के साथ मिलकर अमेरिका में काम करती है, वहां की टीम भी इंडिया के लिए रवाना हो चुकी है। इन कई स्तरों की जांच के बीच 4 बड़े सवाल बोइंग से जुड़े हुए, एयर इंडिया से जुड़े हुए, एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए और मेंटेनेंस को लेकर। और 5वां बड़ा सवाल इस दौर में गुजरात के भीतर पहली बार दुर्घटना के या कहें विमान क्रैश होने के 24 घंटे के भीतर एटीएस से संपर्क किया गया। एंटी टेररिस्ट विंग है ये। और सैबोटेज का मामला भी दर्ज किया गया, यानी गुजरात पुलिस एटीएस के आश्रय अब सैबोटेज की स्थिति में भी जांच करने की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जो सवाल रिपोर्ट्स दर रिपोर्ट्स उभर कर आ रहे हैं, और डीजीसीए के तहत 1 दर्जन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, उसमें अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में एविएशन मिनिस्टर का काम क्या है। एविएशन मिनिस्टर इस वक्त मौजूदा मोदी सरकार जिस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे सत्ता में है या बहुमत के साथ टिकी हुई है, वह टीडीपी है। टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी रमा नायडू, उन्हीं के हिस्से में एविएशन मिनिस्ट्री है। वह जिस तरीके से अहमदाबाद में नजर आए, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे घटनास्थल पे। जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई, वो अपने आप में एक सवाल है। जिस तरीके से एयर इंडिया के सीईओ कैंपेल विल्सन जो पहुंचे वहां पर और खामोशी बरती, लेकिन लगभग 30 मिनट तक वो वहां पर रहे। और उसके तुरंत बाद डीजीसीए ने उन्हें सम्मन भेज दिया कि आप आइए, पहले जवाब दीजिए, क्योंकि फाइल वाकई बड़ी मोटी है। सवाल एयर इंडिया के सीईओ को लेकर भी है। और इन सवालों के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद का, क्योंकि सबटॉज की स्थिति अगर जोड़ी गई है, तो ये तमाम परिस्थितियां बतलाती है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में जो मंत्रालय संभाल रहा हुआ मंत्री होता है और उसके अधीन जो विभाग होते हैं, उस विभाग के जो हेड होते हैं और उनके मातहत जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं, क्या उनकी रिपोर्ट कभी कोई निकल कर आई या नहीं आई? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री बड़ा लाभ दे रही है, बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है अपने आप का। और शायद इसीलिए पैसा कमाना, मुनाफा बनाना, और 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 80-100 हजार भी नहीं, लाखों की तादाद में एक के बाद एक एयर इंडिया पर अगर फाइन ठोके गए ये कहकर, कभी आपका पायलट गड़बड़ी, कभी आपकी मेंटेनेंस गड़बड़ी, कभी आपके इंजन के भीतर स्मैग नजर आता है, उसको आपने नहीं हटाया, कभी आप लैंडिंग और टेक ऑफ में जो पायलट नियम भी नहीं बरतता है, वह भी साथ चल रहा है। जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस बिना ट्रेनिंग के भी पायलट उड़ान भर रहा है। कई मौके आए जब 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख इतने फाइन लगाए गए, और यह सब कुछ
बीते 1-2 बरस की ही कहानी है। और इन सब के बीच 6 दिन पहले भी इसी विमान को लेकर, जो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान पर जिसे जाना था, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके बाद वो विमान की उड़ान नहीं हो पाई। दिसंबर के महीने में, यानी 6 महीने पहले, इसी विमान को लेकर एक और रिपोर्ट डीजीसीए की तरफ से आई थी। मुश्किल तब भी थी, उस हालात में भी थी। एक एक रिपोर्ट में लिखे हुए शब्दों की जो पूरी फाइल है वो आज हमारे पास है। और जरा समझने की जरूरत से पहले हमें लगता है एक तस्वीर एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन जब पहुंचे अहमदाबाद के दुर्घटना स्थल पर, वहां मीडिया की भीड़ थी, लेकिन उन्होंने खामोशी बरती, कुछ भी नहीं कहा। और इससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा और डीजीसीए ने जो उनको नोटिस भेजे, वह हम आपको बतलाएं। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। No bites. No bites. ये कैंपबेल विल्सन है, एयर इंडिया के सीईओ हैं, और डीजीसीए ने इन्हें सम्मन भेजा कि आप तुरंत आइए। दस्तावेजों की जो पूरी फाइल एयर इंडिया को लेकर और बीते 1-1.5 साल के भीतर जो जो सवाल खड़े थे, अगर वो सवालों में से एक भी सवाल आज बोइंग के साथ जुड़ा है तो बोइंग का क्रैश होना क्या लाजमी था, यानी होना ही था। क्योंकि डीजीसीए का काम ही यही है। डीजीसी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यह दरअसल सीधे सीधे एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आता है, यानी एविएशन मिनिस्टर यानी रामानायडू इस वक्त, और विमान दुर्घटना और उससे जुड़ी घटनाओं की यह जांच करता है। इसके साथ साथ इसकी पूरी पहरेदारी या पूरी निगरानी होती है किसी भी जहाज, किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी उड़ान, किसी भी पायलट, किसी भी टेक्निकल फ्लैग, किसी भी चीज को लेकर इनकी भी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि एक दो नहीं, दर्जन भर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या रिपोर्ट है, उससे पहले यह समझ लीजिए कि दरअसल लगभग 15 से 17 बार 1.5 साल के भीतर नोटिस जारी किए गए। सबसे आसान नोटिस तो यही था कि दरअसल वैलिड टिकट वाले पर को विमान पर चढ़ने क्यों नहीं दिया गया, आप पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है। लेकिन यह स्थिति इस दौर में विमान के क्रैश होने से नहीं जुड़ी है। 2 बार कॉकपिट में पायलट अपने दोस्त या परिचित को बुला लेते हैं। एक बार दिल्ली से दुबई की फ्लाइट के बीच में, एक बार चंडीगढ़ से लेह की फ्लाइट के बीच में, एक बार 3 महीने के लिए पायलट को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक बार 2 पायलट को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन उसके बाद की स्थिति जो नोटिसों की और जो जानकारी की है, जिसके दायरे में हर विमान आ रहा है एयर इंडिया का, उसमें बोइंग भी है। जनवरी 2024 में 30 लाख का फाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वातावरण, अगर पर्यावरण या कहें फॉग जब आ जाता है या फिर कुछ दिखाई ना दे या मुश्किल हालात अगर सामने खड़े हों, तो इसके लिए पायलट को एक ट्रेनिंग दी जाती है कैट 3 की। और बिना उसके ट्रेन पायलट, रोस्टर में उनके नाम चढ़े हुए थे और रोस्टर में जो नाम होते हैं पायलट के, उसके सामने लिखना पड़ता है उसने कौन सी ट्रेनिंग हासिल की है। तो कैट 3 के ट्रेनिंग नहीं हासिल थी तो 30 लाख का फाइन डीजीसीए लगा देता है एयर इंडिया पर। एयर इंडिया 30 लाख का फाइन भर देता है। यह जनवरी 2024 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। मार्च के महीने में 2 महीने के बाद ही जो फ्लाइट की ड्यूटी टाइम होती है, यानी जो पायलट होता है वो थके नहीं, तो इसके लिए फ्लाइट के टाइम्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इसको लेकर 80 लाख का फाइन डीजीसीए फिर लगा देता है। यानी पायलट कम है और पूरी रिपोर्ट मंगाता है क्या वाकई आपके पास कितने पायलट हैं, वो पायलट कितनी उड़ान भर रहे हैं, थके हुए तो नहीं हैं, मुश्किल हालात में तो नहीं है, रिपोर्ट तो नहीं आती है। 80 लाख का फाइन दे दिया जाता है। उसके बाद इसी साल जनवरी में 30 जनवरी को 30 लाख रुपए फाइन किए जाते हैं और उसमें
इस बात की जानकारी खुलकर आती है कि जो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, पायलट बिना पूरी प्रक्रिया के उड़ान भर रहे हैं। इसमें भी फाइन 30 लाख का लगाया जाता है, लेकिन पायलट नहीं है, पायलट कम है। उसको कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए, शायद यह जानकारी निकलकर आ नहीं पाती है। और इस रिपोर्ट के दायरे में एक एक करके जो अलग अलग जानकारी खुले तौर पर आती है, उसमें 6 जून जो सबसे हाल की तारीख है, जिसमें सीरियस लैप्सेस का जिक्र होता है, और इससे पहले 14 दिसंबर को न सिर्फ विमान ओवरक्राउडेड कर दिया गया बल्कि टेक्निकल स्नैग भी था, कैंसिल करना पड़ा। 14 दिसंबर का जिक्र कर रहे हैं, और इसमें इस बात का जिक्र था जो कम्युनिकेशन है वह भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यानी जो विमान कल क्रैश हुआ उसमें भी क्या यही संकट था कि पायलट अपने संवाद को मेडे तो कह रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिस्पॉन्स सुन नहीं रहा, या फिर सेकंड्स भर के भीतर कम्युनिकेशन गायब हो गया। तो क्या कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, और इन सब के बीच जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वह भी नहीं है। डीजीसीए ने इन तमाम रिपोर्ट्स को देखा, परखा और एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन को तुरंत बुला लिया। यही विमान दिल्ली से अहमदाबाद गया था। एक यात्री ने वीडियो बनाया। उस यात्री ने बताया कि दरअसल हवा आ ही नहीं रही थी, तो हाथ से जो मैगजीन्स थे उसके जरिए हवा की जा रही थी, यानी गड़बड़ी तो थी। और प्रॉब्लम यहां तक निकल के आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वह भी कहीं फॉल्टी तो नहीं है, इक्विपमेंट्स फॉल्टी तो नहीं है, इंजन के भीतर जो स्नैग और मेंटेनेंस खोजा जाता था इससे पहले की रिपोर्ट इसी विमान को लेकर जो डीसीसीए ने मांगी थी वह भी तो नहीं दी गई। तो फ्लाइट फिर भी ऑपरेट आप कैसे कर रहे हैं? और इंस्पेक्शन में यह सब कुछ साफ दिखाई दिया था 5 जून को। बावजूद इसके तो क्या सब कुछ फॉल्टी, और सारी चीजें फॉल्टी होने के बाद भी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं, और इसके बावजूद भी उड़ान के लिए विमान तैयार है। डीजीसीए के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी बोइंग को लेकर या विमान को लेकर वह उसका लाइसेंस टर्मिनेट भी कर सकता है। उसने कई जहाजों के भीतर के जो एयर इंडिया के पास जहाज उड़ान भर रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, उसके लाइसेंस टर्मिनेट भी किए। और यह भी बताया कि दरअसल इस दौर में कई विमानों में जो सबसे ज्यादा मुश्किल थी वो पायलट और एटीसी के बीच कम्युनिकेशन की कमी नजर आ रही थी। इंजन फेलियर और लिफ्ट इशू जो इस विमान में क्रैश होने के बाद नजर आया, वह प्रोसेस उस मेंटेनेंस को खोजता है जो मेंटेनेंस इससे पहले की ही नहीं गई। और दूसरी जो मैकेनिकल फॉल्ट्स जो भी थे, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और चूंकि यह इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही डीजीसीए ने 2011 में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया था। अब उसके जरिए यह जांच शुरू हो चुकी है और इंतजार अंतर्राष्ट्रीय टीम का है। लेकिन इस जांच को लेकर भी कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज जब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला तो उसको जिस तरीके से उस हॉस्टल के भीतर जो पूरा मलबा पड़ा हुआ था उसमें से निकाला गया और जिस तर्ज पर ले जाया जा रहा था, लगा जैसे इसका महत्व सिर्फ एक मलबे के तौर पर है, जबकि यह जांच का जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है वो जांच की एक बेहद गंभीर प्रक्रिया होती है और इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन एक नजारा जरूर देख लीजिए जिस तर्ज पर इस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को ले जाया जा रहा था। सर ये क्या है हाथ में? ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैक्स का नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। अभी मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? डीवीआर है। ये डीवीआर है। मलबे में से निकला है। नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज प्लीज, ये काम नहीं है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम। सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, एफएसएल की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, एफएसएल की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? एनएसजी की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं एनएसजी से नहीं हूँ। पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं, मैं एटीएस से हूँ। एटीएस से? यस। ये जानकारी दे रहे हैं एफएसएल टीम जल्द आएगी और सामान्य तौर पर जिस इलाके में दुर्घटना होती है उस इलाके में आवाजाही
बंद कर दी जाती है, क्योंकि हर एक चीज दुर्घटना से जुड़ी हुई होती है और जांच में जब एफएसएल की रिपोर्ट भी आएगी तो उसके दायरे में भी अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो जांच करेगी उसमें वह अपनी टीम के आश्रय एक भी माइन्यूट चीज को छोड़ेंगे नहीं। और इन सब के बीच जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी और डीजीसीए मिलकर जो यहां पर जांच शुरू कर चुका है, उसकी जांच की शुरुआत में सबसे पहले ही इंजन फेलियर और फ्यूजलॉज की जांच शुरू की गई है। क्या यह वजह तो नहीं थी? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो कई बातें निकल कर बहुत खुले तौर पर आ रही है वो बतलाती है कि दरअसल फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है उसको साथ आकर खड़े होना है और उन सब के बीच जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और जिसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो ब्लैक बॉक्स के तौर पर जाना जाता है उसके साथ यह डिब्बा भी जो शख्स ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन जांच भारत में डीजीसीए के तहत चल रही है, एआईबी अपने तौर पर जांच शुरू कर चुकी है और इंटरनेशनली जो बोइंग कंपनी की तरफ से एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है और जो ब्रिटिश कंपनी है उसने बहुत साफ तौर पर यह जानकारी भेजी है कि हमें पूरी हिस्ट्री चाहिए। इस हिस्ट्री का मतलब होता है मेंटेनेंस हिस्ट्री, बैटरी सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कौन सी जांच इससे पहले हुई थी, कौन सा नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस का जवाब क्या निकल कर आया था और पायलट की पूरी ट्रेनिंग और पूरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड का भी सिस्टम होता है और पायलट के साथ जो फ्लाइट्स और कहते हैं लैंडिंग गियर पर भी चूंकि सवाल उठ रहे हैं तो उसकी भी सेटिंग पायलट किस रूप में कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह भी पूरी परिस्थिति परखने की चीज होगी। लेकिन जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए सोचिए कि भारत के एविएशन मिनिस्टर, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर यानी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रामानायडू घटना स्थल पे पहुंच के जहां विमान क्रैश हुआ है कैमरों के आसरे चल रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं और एक वीडियो अपने जरिए वो जारी करते हैं। उस वीडियो में वो बतलाते हैं वो कितने बेचैन हैं चीजों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। यानी पूरी जांच प्रक्रिया जो होने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे हटकर एक कैबिनेट मिनिस्टर कैमरों के आसरे देख रहा है किससे बात करनी है, कहां हाथ हिलाना है, कहां चलना है, ये सारी चीजें एक वीडियो बनाकर वो खुद ही जारी करते हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है जरा देखिए। जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे बकायदा इसको जारी किया, म्यूजिक भी डाल दिया, 4 कैमरे भी लिए, उसको एडिट भी किया गया और नए सलीके के साथ अपने आप को एक बतौर मंत्री रील बनाने की दृष्टि से पेश कर दिया। पता नहीं मंत्री महोदय को पता भी है कि नहीं पता है, क्योंकि डीजीसीए अब यह सोच रही है कि जो बोइंग 7878 है उसकी उड़ान कुछ दिन के लिए रोकनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल इंडिकेशंस इसके बहुत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जिन सवालों को अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो भारत पहुंचकर कल से जांच की शुरुआत करेगी उनके भीतर जो सवाल हैं वो फिर न सिर्फ पुराने दस्तावेजों को उभारने के हैं बल्कि सिक्योरिटी, गलत तरीके से चेकिंग, मेंटेनेंस की खामी और जो रिपोर्ट बार बार उभर कर आ रही है वो किसी भी विमान को लेकर और सेम विमान के क्रैश होने को लेकर जो पूरा सिंक्रोनाइजेशन है जांच का, उसकी रिपोर्ट पर वह नजर डालने वाली है। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है कि इस देश के भीतर एयरपोर्ट हो, डीजीसीए हो, जांच अथॉरिटी किसी भी रूप में काम कर रही हो, लेकिन सरकार मायने रखती है और सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। प्रधानमंत्री ने ही टीडीपी को एविएशन मिनिस्ट्री दी, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। सरकार को समर्थन चाहिए तो मंत्रालय बांटा गया,
लेकिन क्या मंत्रालय इस तर्ज पर बांटे जा सकते हैं कि मंत्री इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल हो जाएं? अगर वो गंभीरता के साथ हो तो क्या वो इस बात को मानते हैं कि दरअसल दुनिया खुद को दिखाने और आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ चुकी है? क्योंकि डीजीसीए के मातहत जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो रिपोर्ट जो पूर्व अधिकारी एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल तक के थे, उनसे जो बातचीत हुई और उनके जरिए जो बात निकल कर आ रही है, वो कहते हैं असंभव है ऐसी परिस्थिति, क्योंकि जिन सवालों को अब अमेरिका या ब्रिटिश की जांच एजेंसियां उठा रही हैं, उसके दर्दनाक परिस्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीजीसीए के तहत 1 दर्जन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जो हर चीज देखते हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट होता है, उसमें एरोड्रम स्टैंडर्ड डायरेक्टरेट होता है, एयर सेफ्टी डायरेक्टरेट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट होता है, एयर वर्थीनेस डायरेक्टरेट होता है, जो कि पूरे तरीके से ड्रोन्स को लेकर भी कोई उस इलाके में तो नहीं आया, इसको लेकर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि अपने तरीके से पायलट की परीक्षा पर नजर रखता है, वो किस रूप में कौन सी ट्रेनिंग ले रहा है। फ्लाइट स्टैंडर्ड डायरेक्टरेट होता है, इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन डायरेक्टरेट होता है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर डायरेक्टरेट होता है, डायरेक्टरेट फ्लाइंग ट्रेनिंग का भी है, मेडिकल सेक्शन का भी है, ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग का भी है, और एयर स्पेस और एयर नेविगेशन सर्विस स्टैंडर्ड को लेकर भी है। यानी ध्यान दीजिए, लगभग 13 ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए के तहत है। जांच की एजेंसी अलग है और इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पर इनके अपने रीजनल ऑफिसेज भी काम करते हैं। यह अलग मसला है कि अहमदाबाद में नहीं है, मुंबई में जरूर है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कोची में है, भोपाल में है, लखनऊ में है। तमाम जगहों पर इस तरीके की परिस्थितियां मौजूद हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी अपने तौर पर पूरी जांच और उसके बाद एयर एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन जो चलती है, उसमें खास तौर से स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस या कहें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो उसके मातहत आता है, वह पूरा काम करता है। क्योंकि एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो 2011 में यह सोचकर बनाया गया कि इंटरनेशनल मापदंड के तहत पूरी जांच होनी चाहिए। इसीलिए एविएशन सिक्योरिटी को लेकर एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी क्रिएट की गई। यानी सब कुछ है, लेकिन फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? और काम हो रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में कैद होती चली जा रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। और जो विमान क्रैश हुआ, उस विमान से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स है वो अभी तो हैरान करने वाली है। शायद इसीलिए यह सवाल गवर्नेंस के तौर पर सरकार से पूछा जाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई सवाल इस दौर में सरकार से नहीं पूछता है और कहता है कि ऐसे मौके पर सवाल क्यों करना है। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी आज जब अहमदाबाद पहुंचे तो जिन जगहों पर वो मौजूद थे, वहां की अगर स्थिति को आप कैमरों के आश्रय देखने लगिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा कि कैसे संभव है एक सबसे भयानक दर्दनाक विमान हादसे के बाद की ऐसी परिस्थिति जिसमें प्रधानमंत्री हादसे वाले स्थल पर तस्वीरों के साथ हर जगह नजर आ रहे हो। हाई कैमरा है, लो कैमरा है, मिड कैमरा है, उसकी एडिटिंग हो रही है। एक दृश्य पूरा देखिए, तब पूरे उस गवर्नेंस के तरीके को आप समझ पाएंगे। जिसके बाद वाकई बड़ा सवाल बार बार उठता है कि अगर यह इंटरनेशनल जांच ना हो तो क्या वाकई देश के भीतर की कोई जांच, कोई रिपोर्ट दे पाएगी? क्योंकि आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद में, जरा देखिए, मीटिंग दर मीटिंग, मुलाकात दर मुलाकात, शोक भी मनाना है और घटनास्थल पे भी जाना है, सब कुछ है।
इन तस्वीरों को देखकर आप कैमरा पर्सन्स की पीठ ठोक सकते हैं। शानदार तस्वीर ली गई है, लेकिन सवाल तो एक विमान के क्रैश होने के बाद सुरक्षा का है, इंजन के डिफॉल्ट होने का है, टेक्निकल स्नैक का है, बोइंग विमानों को लेकर उठते सवालों का है, एयर इंडिया के मेंटेनेंस का है। इस देश के भीतर में एक दो नहीं दर्जनों ऑर्गेनाइजेशन अगर इस देश की एविएशन को देख रहे हैं, बावजूद इसके जो सवाल पहले उठे उसके जवाब अगर आज तक नहीं मिले, तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? या फिर तस्वीरों के आसरे चीजों को देखना और फिर इतिहास की गर्त में उसके चले जाना ही इस दौर में हर जांच की एक हकीकत है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस देश में हवाई चप्पल से सफर करेंगे हवाई जहाज पर, इतने जहाज होंगे, इतने एयरपोर्ट होंगे, इतना सस्ता होगा विमान यात्रा करना कि हवाई चप्पल पहनकर भी हवाई यात्रा लोग कर पाएंगे। लेकिन अब तो सवाल सुरक्षा का है, सवाल दुर्घटना के उस दर्दनाक हादसे का है जो आंखों के नीचे से उतर ही नहीं रहा है। यह अलग मसला है कि इस दौर में जो एयर इंडिया का विमान 787 ड्रीमलाइनर है वो 12 बरस पहले सेवा में आया था और इसने क्रैश होने से पहले 8000 से अधिक टेक ऑफ और लैंडिंग ये कर चुका है। इस वक्त एयर इंडिया के पास 27 विमान ऐसे हैं, एक क्रैश हो गया, बचे 26। और इस ड्रीमलाइनर विमान की सुरक्षा, इसका रिकॉर्ड खराब इसलिए नहीं रहा क्योंकि किसी भी रिपोर्ट पर कोई जवाब ऐसा आया ही नहीं जिसके जरिए कहा जाए कि इसका सुरक्षा रिकॉर्ड खराब है। पहली बार विमान क्रैश हुआ है, तो क्या उम्र के लिहाज से और इस पूरी प्रक्रिया में जो पूरी जांच एजेंसियों के तौर तरीके होते हैं और जो निगरानी और जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसने चीजों को अनदेखा कर दिया? यह सवाल इस वक्त भारत के भीतर हवाई यात्राओं को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है। आज सुबह ही थाईलैंड के फुकेट से एक विमान उड़ान भरता है, तकरीबन 9:30 बजे। उड़ते ही जानकारी मिलती है कि उस विमान में बम है। 20 मिनट हवा में चक्कर लगाने के बाद वो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है। वो एयर इंडिया का ही विमान। एक विमान मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरता है सुबह 5:30 बजे। 3 घंटे के बाद वो विमान दोबारा मुंबई में आ जाता है, क्योंकि इन सब के बीच सुबह ही घटना साफ हो गई कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और ईरान ने दूसरी तरफ अपने ड्रोन से अटैक किया है। तो फिर हवाई क्षेत्र में विमानों की आवाजाही ना हो, यह संकेत मिला और विमान वापस लौट आया। यह बिल्कुल दो अलग स्थितियां हैं। मौजूदा स्थिति में पहली बार कोई विमान टेक ऑफ करते ही 30 सेकंड से भी कम वक्त में क्रैश कर गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। एकमात्र बचे यात्री ने बताया धमाका हुआ था, बड़ा धमाका था आप कह सकते हैं। उसमें लगभग 1.25 लाख लीटर तेल ज्वलनशील, तो ऐसे में कोई भी एक धमाका तो होगा और उसके बाद आग का गोला निकलेगा। लेकिन यह सब अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद जिस तरीके से हुआ, ऐसा दुनिया में किसी भी विमान के दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश होने की स्थिति से इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। और यह सवाल ही पहली बार बोइंग कंपनी के सामने है, ब्रिटिश जांच एजेंसी के सामने है, पुर्तगाल और कनाडाई जांच एजेंसियों के सामने है। यह सवाल भारत के डीजीसीए के भी सामने है। इसीलिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके लोगों की आवाजाही रोकी जा सकती है या नहीं रोकी जा सकती है। यहां पर एक एक कण किसी सबूत की तरह है या नहीं है। और जो एफसीएल की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र होगा वह रिपोर्ट क्या इस दिशा में जाएगी कि इन सब के बीच 48 घंटे तक वहां पर आवाजाही जिस तरीके से हुई उसने चीजों को खराब कर दिया? हो सकता है। ये सारे सवाल हैं, जवाब तस्वीरों में कैद है। जो मंत्री का हो या प्रधानमंत्री का हो, सब चीज तो आपकी आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।